नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूथ एजुकेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप सबके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है एलडीसी का। तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। 20 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। विज्ञान की क्लासें चल रही थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की जो कक्षा है वो मानव रोग की कक्षा है, ह्यूमन डिजीज की कक्षा है। ये मानव रोग किस तरह का होता है, किसे कहेंगे, किस तरह के रोग हो सकते हैं, संचरणीय है या असंचरणीय है, जन्मजात है या अर्जित है, बहुत सारा इसमें रोचकता आएगी। लोगों को एक दिक्कत होती है साहब, रोग हमको याद नहीं होते। अरे याद करना ही कुछ नहीं है। रोग तो अपनी क्लास ले लो, खल्लास करो। क्योंकि रोगों में कुछ नहीं है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए और कुछ चीजें पता होनी नहीं चाहिए। जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं बताऊंगा, जो होनी चाहिए वो बता दूंगा। इससे अपना सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। है ना। तो रोग वाला चैप्टर आज अपन ढंग से पढ़ेंगे, पूरी क्लास को ढंग से देखिएगा आप। ठीक है। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। अब बताओ, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जब रोगी कहेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति भी तो पता होना चाहिए। हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं आप? ऐसा व्यक्ति, WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था काम करती है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं होती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारियां होती है, प्रदान करती है, आंकड़े देती है। WHO संस्थान की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है साहब। इसी कारण 7 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इस संस्था ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी, ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। व्यक्ति हमेशा, देखो आप, मैं एक चीज बता देता हूँ मैं। कोई आदमी आपके साथ कुछ भी तैयारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो ना, आप उसकी मेंटली हेल्थ परख सकते हो, उसका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो परख सकते हो। एक व्यक्ति आपके साथ तैयारी कर रहा है और बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, हमेशा सकारात्मक रहता है और आपको बिल्कुल इनहेंस करता है, तो समझ लो उसकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक है, अच्छा है वो। और कई बार वो नेगेटिविटी बात करे, आपको पिनअप करे, तो समझ लो कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो या तो उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तो वो रोगी की श्रेणी में है, उसका इलाज होना चाहिए। तो कहते हैं ना, दोस्त ठीक बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, जो स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से रोग नहीं हो, बीमारी नहीं हो, नहीं। ऐसा जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, आपको ठीक करे। यदि आप भी कभी मानसिक रूप से किसी चीज को बार बार सोच रहे हो और चिंता में जा रहे हो, तो मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। व्यक्ति का तीनों रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका संबंध एक समाज के साथ होता है, तो सामाजिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। उसके रिश्ते नाते परिवार वगैरह, उनके साथ भी उनके टर्म्स ठीक होने चाहिए। उसकी संवेगात्मक बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसमें EQ लेवल ठीक होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक होना चाहिए। वो दूसरों को समझ सके, उसके बाद में उसका प्रबंधन कर सके, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना वो समझ सके, सीख सके, दूसरों के साथ अपने व्यवहार का सामंजस्य स्थापित कर सके, वो स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है। वरना आज के भाग दौड़ में तो हर कोई रोगी बनने का प्रयास कर रहा है। खुद के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो साहब? शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, फिजिकली रूप से। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, मेंटली। और मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक रूप से भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। WHO की परिभाषा है ये। व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। यदि इनमें से किसी भी एक घटक में कमी हो जाए, या तो मेंटली रूप से हो जाए, चाहे शारीरिक रूप से हो जाए, तो वो रोगी हो जाएगा। और यदि इससे किसी एक भी घटक में क्या हो जाए, कमी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? मानव रोगी हो जाएगा। ये तो परिभाषा थी स्वस्थ व्यक्ति की। अब रोग की बात करते हैं साहब। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जन्मजात, बाई बर्थ, और एक होते हैं अर्जित, वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं आपके। इन्हीं अर्जित को बोलते हैं उपार्जित, एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात रोग कौन से होते हैं सब? अपन सामान्य तौर से देखते हैं आनुवांशिक रोग, यानी बाप से बेटे में, माँ से बेटे में, तो वो रोग कौन से होंगे? आनुवांशिक रोग। लेकिन ये रोग कभी फैलते नहीं है। मतलब एक बच्चे में हो गया,
ये बच्चा किसी और में फैलाए ये जरूरी नहीं है, मतलब संचरणीय होते नहीं है, आनुवांशिक रोग। दूसरे, जन्मजात के बाद में अर्जित रोग या उपार्जित रोग, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संचरणीय या संचारी रोग या इन्फेक्टेड रोग, यानी एक रोगी से दूसरे रोगी में फैल सकते हैं। लेकिन एक रोग ऐसे भी होते हैं जो उपार्जित होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, असंचरणीय या असंचारी रोग या डिसइंफेक्टेड डिसइंफेक्टेड डिजीज, असंचारी। अब परिभाषा क्या होगी, कई बार परिभाषा भी पूछ लेते हैं। हाँ, डायरेक्ट सीधा पूछते हैं कि ऐसे रोग जो किसी रोगी के उपयोग में ली हुई वस्तु, हवा द्वारा, मिट्टी द्वारा या कहीं रोगी के उपयोग में ली हुई उपकरण द्वारा फैलते हो, संचारी या संचरणीय रोग कहलाते हैं। और ऐसे रोग जो इन सब से ना फैलते हो, ना संचार होते हो, एक दूसरे से फैलते नहीं हो, वो बोलते हैं असंचारी या असंचरणीय रोग। ये तो बात हुई खुल्लम खुल्ला। अब आपके जीवन में दिक्कत आएगी यहाँ आगे, आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे। जैसे कोई कटा फटा होठ हो गया किसी का, है ना, टर्नर सिंड्रोम हो गया, है ना, पटाऊ सिंड्रोम, ये सब आनुवांशिक रोग है। गुणसूत्रों में कुछ गड़बड़ हुआ तो रोग उत्पन्न हुए। संचारी रोग, कुछ ऐसे रोग हैं जो जीवाणु फैलाते हैं, बैक्टीरिया फैलाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो कवक फैलाते हैं। कुछ ऐसे रोग जो विषाणु फैलाते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ फैलाते हैं। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कौन फैलाता है, हेलमंथीज या कर्मी फैलाते हैं। कर्मी सन लटे, वो फैलाती है। असंचरणीय रोग जो इस प्रकार से नहीं फैलते हो, जैसे किसी को मलेरिया, अपन मलेरिया हो गया किसी को, है तो संचरणीय रोग क्योंकि फैलते हैं, फैलाता है कोई। लेकिन क्या वो पास के बैठे व्यक्ति को मलेरिया हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। तो ये है तो संचारी रोग, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी हो सकती है, असंचारी हो सकती है। तो कुछ रोग संचारी होते हुए भी कैसे हो सकते हैं, असंचारी हो सकते हैं। ठीक है, आप कुछ देख लो, किसी का टांग टूट गया, किसी को मोटापा हो गया, तो क्या उसके पास वाले बैठे व्यक्ति को भी मोटापा हो जाएगा, नहीं होगा। किसी को प्रोटीन की कमी हो गई, क्वासी और हो गया, तो क्या पास वाले को भी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सारे असंचारी रोग, विटामिन से होने वाले रोग हो गए। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे विटामिन की कमी से कोई रोग हो जाते हैं, मोटा, ये कोई जीवन शैली से कोई रोग हो जाते हैं। कोई नशेड़ी है, एक आदमी नशा करता है, उसको कोई लीवर सिरोसिस रोग हो गया, तो क्या पास वाले बैठे को भी हो जाएगा, नहीं होता। ये सारे असंचारी रोग है। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा करते हैं अपन। पहला है जीवाणु जनित रोग। संचारी रोग की बात हो रही, जीवाणु जनित रोग, कुछ याद ही नहीं करना साहब, बहुत सरल चीज है। देखिए, जीवाणु जनित रोग में आप इतनी सी बात ध्यान रखो। मैं आपके घर पे आया, आपने कहा सर टीवी देखोगे, मैंने कहा टीवी दिखा दो। आपने कहा सर डिश का जो रिचार्ज है वो खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा तो फिर डिश सीडी लगा लो कोई। अब सीडी आप पर निर्भर है, आप कौन सी लगाओगे। तो आपने कहा टप सीडी लाऊं सर जी। तो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या हो गई, टप सीडी लाऊं सर जी, टप सीडी लाऊं सर जी, टप सीडी लाऊं सर जी, टप सीडी लाऊं सर जी। गाना भी बना सकते हो, रैप वॉक, रैप सॉन्ग बना सकते हो, टप सीडी लाऊं सर जी, जैसे आपको याद करना है। तो टी का मतलब, जहां कहीं भी टी से रोग शुरू होते हो आपके जीवन काल में, कई सामने आ जाए ना, और टी से शुरू हो रहा है, तो जीवाणु से ही होगा। टीबी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, टिटनेस हो जाए, तीन रोग मुख्य तौर से किससे, जीवाणु से। तो टी में तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो टीबी, टाइफाइड और टिटनेस। पी, पी से दो रोग होते हैं, प्लेग, न्यूमोनिया। किसी को न्यूमोनिया है तो जीवाणु से होता है भाई वो। किसी को प्लेग हुआ होगा, पुराने जमाने की बातें, है ना, 1903 के आसपास, 1899 के आसपास जो महामारियां फैली थी, तो वो जीवाणु से होती है। सी, सी फॉर कोलेरा या हेजा, किसी को हेजा हो रखा है तो जीवाणु से होगा, सी फॉर कोलेरा। डी फॉर डिप्थीरिया, ये भी किससे होता है, जीवाणु से। एल फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग,
किसी को कोढ़ रोग हो रखा है ना, वो भी किससे हुआ है? जीवाणु जनित रोग। वुपिंग कफ या काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन की खांसी, ज्यादा बलगम आ रहा है, जीवाणु जनित रोग। एस का मतलब सिफिलस और गोनेरिया। देखो ये ट्रिक यदि याद हुई ना आपको, तो आप ऑप्शन देख के सही कर लोगे। टफ सी लाऊं सर, टी में कितने टी? 3 टी। टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, प्लेग, न्यूमोनिया, कोलेरा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, वुपिंग कफ, सुजाक या सिफिलस या गोनेरिया। बस बात ही खत्म। ये होते हैं जीवाणु जनित रोग। अब देखो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। टीबी में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? देखो टीबी किससे होता है? नाम ही है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो पूरा इसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस से होता है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसको और बोलते हैं क्षय रोग और तपेदिक रोग। टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग, ठीक है, या तपेदिक रोग। अब ये किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। टीबी किसको प्रभावित करती है? सांस को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। एक चीज मैं और कह देता हूं, आपको रोग कारक याद करने की जरूरत ही नहीं है। पूछोगे क्यों? क्योंकि रोग कारक, जो रोग का नाम है ना, वैसा का वैसा ही। जैसे टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस का टिटेनी, टाइफाइड का टाइफी, न्यूमोनिया का न्यूमोनी, हेजा का कोलेरी। मतलब सीधी बात यह हो गई कि जो आपको रोग कारक, जो रोग दिख रहा है ना, उसी का ही भाग होता है। जहां याद करने की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको बताऊंगा। तपेदिक, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी खास बातें सुन लो आप। देखो ये जो टीबी होती है ना, इस टीबी की एक जांच होती है, उसको बोलते हैं मॉन्टेक्स जांच। यानी बलगम की जांच करते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्टेक्स जांच। एक तो टीबी की जांच ध्यान रखना। दूसरा, टीबी की जांच की जो पद्धति के बाद में उपचार पद्धति होती है, उसको बोलते हैं डॉट्स उपचार पद्धति। डॉट्स का फुल फॉर्म ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड यानी सीधे डॉक्टर के ध्यान में, डॉक्टर की नजर में रखा जाएगा। क्योंकि टीबी की जो आप टैबलेट्स लेते हो, दवाइयां लेते हो, यदि एक बार चूक गए तो टीबी फैल सकती है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, ये टीबी का क्या होती है? उपचार पद्धति। टीबी की जांच मॉन्टेक्स जांच। एक टीबी का टीका लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके टीके लगते हैं। टीका ध्यान रखना क्या होता है? टीका जो होता है, ये टीका केवल और केवल निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। मतलब बाहर से क्या करेंगे, आपके कोई मरे हुए जीवाणु डालेंगे, जिससे आपकी बॉडी में क्या होगा, उसके प्रति एक प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाता है। तो इसका टीका है बीसीजी का टीका। बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्वारिन। बैसिलस कालमेट, कालमेट ग्वारिन या गुआरिन, ठीक है। बीसीजी का टीका बैसिलस कालमेट ग्वारिन, ठीक है। और इसका, हाँ, बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। अब इससे डिटेल तो अब और क्या ही बताएं मैं आपको। जांच बता दी, उपचार पद्धति बता दी, टीका बता दिया, खोजकर्ता बता दिया, क्या प्रभावित हो रहा है वो भी बता दिया। तो टीबी से संबंधित पर्सन जो थे वो अपन ने सारे क्लियर कर लिए। दूसरा आता रोग टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस को बोलते हैं धनुष टंकार रोग। शरीर की आकृति धनुष के समान हो जाती है, इसलिए बोलते हैं धनुष टंकार रोग। धनुष टंकार रोग। तो टिटनेस को और बोलते हैं धनुष टंकार रोग। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। आप सोचिए, नर्व सिस्टम और मांसपेशी को प्रभावित करता है, मांसपेशियों को। इसी कारण से शरीर की आकृति एकदम धनुष के समान हो जाती है, ठीक है। अब ये जो टिटनेस होता है, इसके जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पुरानी जंग लगे लोहा हो गया, या गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, वहां ये टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। इस टिटनेस का एक टीका ध्यान रखना, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका, ठीक है।
ये तो हुई टिटनेस की बात। तीसरी खास बात, टाइफाइड। टाइफाइड को बोलते हैं आंत्र ज्वर। कभी कभी इतना बुखार भयंकर आता है कि साथ में आपको दस्तें भी लगती है ना, आपका पेट मरोड़े मारता है, तो ये टाइफाइड के लक्षण है। जो भोजन, जैसे स्टूडेंट्स जो शहरों में रहते हैं, बर्तन वगैरह धोते नहीं 2 3 4 दिन तक, तो वहां ये जीवाणु पनप जाते हैं टाइफाइड के, तो ध्यान रखना, साफ सफाई से रहा करो। टाइफाइड या आंत्र ज्वर कहते हैं इसको। इसकी खास बात क्या है, ये किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। ठीक है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेनी पड़ती है, जिससे कारण ये खत्म हो जाता है। ये तो बात हुई टी की। अब पी में कितने थी, 2 पी। एक तो क्या है, पहला न्यूमोनिया, ध्यान रखना, न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। रोग कारक तो मैंने कहा याद करने की जरूरत ही नहीं, कभी प्रश्न नहीं आता इसका, फिर भी आता है तो पता ही है, न्यूमोनिया का न्यूमोनी होगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। ठीक है साहब, ये न्यूमोनिया के बारे में। प्लेग, यारसीनिया पेस्टिस से होता है। प्लेग किससे होता है, यारसीनिया पेस्टिस से होता है। प्लेग की खास बात क्या है, जो चूहे होते हैं ना, वो ये फैलाने में काम करते हैं। चूहे पर जो पिस्सू उपस्थित होता है, पिस्सू, पिस्सू का मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं चूहे के ऊपर भी, जैसे अपने जुए, वैसे चूहे के ऊपर पिस्सू, ये क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं प्लेग को। ठीक है, ये महामारी का रूप जल्दी धारण कर लेता है। ठीक है। ठीक है सर। अगला, टप, पी तो हो गए। सी यानी कोलेरा, हेजा, कोलेरा या हेजा। कोलेरा को बोलते हैं हेजा, हेजा अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। किससे होता है, विब्रियो कैलोरी से होता है। नाम का तो रोग कारक जरूरी नहीं है। किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। खास तौर से जो दूषित जल होता है, गंदा पानी होता है, उससे फैलता है। मक्खियां जो होती है, ये जो गंदगी भी बैठती है वापस खाने के आइटम पे आके बैठती है, तो ये हैजा हो सकता है। ठीक है, तो ये हैजे के बारे में ध्यान रखें। स्वच्छ भारत मिशन, तो ये बहुत हैजे को कम करने का बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है सा, कोलेरा। फिर हो गया डी, ये डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दम घोंटू बुखार। कई बार होता है ना, आपको सांस लाने में दिक्कत हो जाती है, इतना भयंकर बुखार आता है, वो होता है दम घोंटू बुखार या डिप्थीरिया। तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ना। टीका कौन सा होता है डिप्थीरिया से बचने के लिए, डीपीटी का टीका। तो डिप्थीरिया, टिटनेस, सॉरी टाइफाइड, अरे वो क्या बोलते हैं, टिटनेस, डिप्थीरिया और परटूसिस। ठीक है, अगला रोग कौन हो गया, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, यहां अलग से करते हैं कुष्ठ रोग को। लेप्रोसी, लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग। ये जो कोढ़ रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली से ही होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसिस से लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रोग कारक आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। फिर बचता किसको प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, नर्वल सिस्टम को। साथ में त्वचा को प्रभावित करेगा, त्वचा के ऊपर सफेद सब चकत्ते पड़ जाएंगे कोढ़ रोग में, खुजलियां आएगी, कई बार अंगुलियां टूट जाती है, इसलिए इसको हिंज रोग भी कहते हैं, हिंज रोग। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे देखो। इसके जो कोड जो होता है ना, इसके इलाज के लिए एमडीटी पद्धति अपनाते हैं, एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। अच्छा, इस मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या होती है, 3 दवाएं होती है ना। पहला होता है डंपसीन, दूसरा होता है क्लोफेजिमाइन, हिंदी में लिख लेते हैं इसको। पहला होता है डंपसीन, क्लोफेजिमाइन, क्लोफेजिमाइन, फेजिमाइन, माइन। और तीसरा होता है रिफम्पसिन, रिफम्पसिन, रिफम्प, रिफम्पसिन, रिफम्पसिन। 3 प्रकार के कोड के लिए दवाइयों का उपयोग होता है एमडीटी में, ये कोड के बारे में ध्यान रखना। फिर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वुपिंग कफ, कुकर खांसी, 100 दिन की खांसी, वुपिंग कफ कहते हैं इसको।
इसको और बोलते हैं 100 दिन की खांसी, इसी को ही बोलते हैं कुकर खांसी। ठीक है, तो इतने इसके नाम हो गए। जो आपको खांसी आती है कुकर की आवाज की भांति आती है। इसका जो रोग कारक है यारसीनिया पेस्टिस, पेस्टिस, इसका टीका होता है डीपीटी का टीका। ठीक है, इसको पर्टूसिस कहते हैं भैया, पर्टूसिस। इसका टीका कौन सा? डीपीटी का टीका। फिर आगे देखो, दो होते हैं लैंगिक रोग, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी कौन से होते हैं? दो बचे हुए, कौन से? एस और जी, सुजाक और गोनेरिया। सुजाक को बोलते हैं सिफिलस, लैंगिक अंगों पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, और दूसरा होता है गोनेरिया। तो ये ध्यान रखना किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। ये तो बात हुई जीवाणु जनित रोग। दूसरे आते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको याद रखना सांप पीकर डिकार मारी। बाड़मेर वगैरह में जाओगे ना आप, मारवाड़ क्षेत्र में, तो वहां चाय को बोलते हैं सा, मट्ठा, मट्ठे को भी सा बोलते हैं। तो सा पीकर डिकार मारी। अब देखो एक एक के नाम, देखो सा का मतलब स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। ए का मतलब एड्स, पी का मतलब पीलिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, रेबीज, डेंगू, डेंगू 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 डेंगू, ध्यान रखना वायरस से होता है। खसरा, ये सारे रोग किससे होते हैं भाई? ये सारे के सारे रोग विषाणु से होते हैं। तो सा पीकर डिकार मारी, स्वाइन फ्लू, एड्स, पीलिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, डेंगू और खसरा और रेबीज, ये सब किससे होते हैं? विषाणु से। कुछ खास चीजें हैं वो देख लो आप स्वाइन फ्लू के बारे में। ये विषाणु या वायरस से होते हैं, ध्यान रखिएगा। विषाणु की खास बात क्या है? इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा ना, या तो डीएनए होगा या आरएनए होंगे, दोनों कभी साथ में नहीं होते। विषाणु की खास बात क्या है कि या तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए एक और चीज ध्यान रखना, इसको सजीव और निर्जीव की मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मध्य की क्या बोलते हैं? योजक कड़ी कहते हैं। किसको? विषाणु को या वायरस को। तो वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों कभी साथ में नहीं होते, आनुवंशिक पदार्थ, और सजीव और निर्जीव के मध्य क्या होती है? ये योजक कड़ी कहलाती है। ठीक है साहब। पहला रोग है एस फॉर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखना। देखो स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 से होता है। H1N1 क्या है? एक रिट्रो वायरस है। अब आपका सर रिट्रो वायरस क्या होता है? बहरूपिया वायरस, जो अपना आकार बदले, ऐसे वायरस रिट्रो वायरस। यानी इनमें आरएनए वायरस होता है, आरएनए से बने होते हैं अनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि वायरस में या तो डीएनए या आरएनए, तो आरएनए से बने होते रिट्रो वायरस। ये ध्यान रखना, वायरस पे कभी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, क्योंकि वायरस खुद का कोई पाचन तंत्र नहीं। अब वायरस जब शरीर से बाहर है तो निर्जीव, अंदर है तो सजीव। जब आप टैबलेट्स वगैरह लेते हो तो इस पे कोई असर नहीं करेगा। इसलिए जुकाम खुद ब खुद ठीक होता है, टैबलेट्स से ठीक नहीं होता है। हमारी जो प्रतिरक्षा है उसको मारेगी तभी ठीक होगा। बाहर से आप टैबलेट्स कुछ भी ले लो, कोई फर्क, एड्स एड्स का कोई इलाज नहीं, स्वाइन फ्लू कोई इलाज नहीं, केवल प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, बाकी इन विषाणुओं को नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आरएनए वायरस होता है। H1N1 क्या होता है? देखो, एच का मतलब होता है हेमा एग्लूटीन, हेमाग्लूटीन या एग्लूटीन न्यूरामिनिडेज, ये H1N1 का फुल फॉर्म है। H का मतलब हेमाग्लूटीन और N का मतलब न्यूरामिनिडेज। ये स्वाइन फ्लू के बारे में खास बात ध्यान रखना। अच्छा, स्वाइन फ्लू किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। रिट्रोवायरस से होता है, H1N1 से होता है।
ये स्वाइन फ्लू के बारे में। एक ध्यान रखना एड्स के बारे में। एड्स के बारे में मोटी मोटी बातें क्या, एड्स AIDS, फुल फॉर्म पूछ ले आपको कुछ कभी तो ध्यान रखना एक्वायर्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ओ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दिमाग कहीं और चला गया था, डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब आजकल क्या है कि दिमाग कहीं भी चला जाता है, पढ़ा तो यहाँ रहे हैं, कहीं और भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चलता है। इसका मतलब क्या है, मानसिक रोगी नहीं, ऐसे ही चलता है, कभी कभार कुछ चीजें याद आ जाती है कभी कभी। अब ये ऐड से नहीं याद आई है, मतलब इसलिए याद आ जाती है कि अभी जैसे कोई दिमाग में कोई काम चल रहा था वो याद आ जाता है, तो चलते चलते कुछ और लिख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की एक और खास बात है, ऑनलाइन क्लासेस में समस्या क्या होती है कि हमारे सामने कुछ नहीं होता है, अब हम खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, अब हमें थोड़ी पता होता है कि भाई साहब आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस की एक खास बात है कि कैमरा है सामने, बस पूरा कमरा बंद है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ आप समझ रहे हो, ये कहानी है साहब। अब आप सोचिए ऑनलाइन, अब ऑफलाइन जब भी क्लासें होती है ना, ऑफलाइन में क्या फायदा होता है, ऑफलाइन क्लासेस जब होती है बच्चा और आपके मध्य इंटरेक्ट होता है, आप उसको समझ पाते हो कि बच्चे को समझ, आपकी शकल से हाव भाव से समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपकी शकल से लग जाता है समझ में आ गया तो हम आगे निकल जाते हैं, और नहीं समझ में आया तो हम रुक जाते हैं। और दूसरा हमारा दिमाग भी कहीं नहीं जाता, क्योंकि आप सामने बैठे रहते हो और फिर हम पढ़ाते हैं, तो आप वो हमारा और आपके मध्य का एक संबंध बन जाता है, तो फिर हम फिजिकली रूप से मेंटली रूप से प्रेजेंट रहते हैं। अब दिमाग चला गया कहीं और, तो डिफिशियंसी सॉर्बेंट ऐसे लिख दिया। ये हो जाता है कई बार ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते गलतियां हो जाती है, हो जाता है, नॉर्मल चीज है ये। लेकिन बच्चा क्या फिर हो जाए, मार्डसा की गलत हो गया भाई साहब, मार्डसा की गलत हो जाता है भाई, मानव है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल चीजें क्या होती है, जब आप लगातार, अब क्लासें 4-5 हो गई तो उसमें लगता है कि भाई मेंटली रूप से आप एक रूप से ऑक्यूपाइड हो जाते हो। पर ये ठीक है कि अब कुछ चीजें क्या होती है, मास्टर जब पढ़ाता है ना, अब उसको पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि वो कैसेट ऑन करता है, कैसेट खत्म कर देता है। ऑनलाइन टीचर की ये हो गई आजकल। अब PPT से पढ़ा सकता था मैं इसको, पर PPT में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, बस वो उसको देखो और उसको बताते रहो, फिर PPT में इतना मजा नहीं आता, इसलिए यहाँ लिख के मजा आता है, जो आप भी समझ सको, और आपने शुरू से ही यही चीज पढ़ी है कि मास्टर भी आपको लिख के पढ़ाता था और हम भी आज वही कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपना अपना रहता है, कंफर्ट जोन रहता है आपका, इसलिए ये काम करते हैं। बाकी PPT इसकी बना सकते हो, रोग का एक पन्ना लेते हो उसमें सारे सारे डाल देते हो, फिर बता देता है उसमें, पर ये ठीक रहता है, इससे थोड़ा टाइम भी लगता है, आपको भी समझ में अच्छे से आता है, इसलिए मैंने इसे प्रयास किया इसका। बाकी रोग तो क्या है, 10 मिनट में खत्म हो जाए, रोगों क्या है, आदमी खत्म हो जाए रोग से तो ये तो रोग है, चैप्टर है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, पहली चीज, ये किस वायरस से होता है साहब, ये वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या वायरस इम्यून इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। ये किस प्रकार का वायरस है, रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस वही जो पहले पढ़े थे, जिसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। एड्स क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, ये कोई रोग थोड़ी है, ये केवल आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी को कमजोर कर देगा। अब एड्स जिसको होता है वो बाकी रोग भी साथ होते हैं, क्यों, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगी तो TB भी हो जाएगा साथ में, तो एड्स वाले को TB भी हो जाता है, बाकी रोग भी साथ साथ हो जाते हैं। तो एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एक चीज तो ये। एड्स में क्या होता है, खास बात ध्यान रखना, एड्स के इलाज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इलाज या जांच, तो एड्स की जांचें ध्यान रखना। एक तो होती है एलिसा जांच, एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ, ध्यान रखना। एलिसा जांच एड्स की जांच है, उसका फुल फॉर्म है इम्यूनो सॉरी एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट ऐसे। अब ये यहाँ सार्बेंट देखो, ये यहाँ का आ गया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, किसका फुल फॉर्म है, एलिसा का। ठीक है, और क्या, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, और क्या, WBT, एड्स किसी को है या नहीं है, या HIV पॉजिटिव है या नहीं है,
उसका पक्का जांच करते हैं WBT से, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक होती PCR जांच, PCR जांच किसकी होती है? एड्स की सबसे अच्छी किस्म की जांच होती है PCR जांच। कोरोना की जांच भी PCR जांच थी, RT-PCR जांच। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसकी जांच है? एड्स की जांच है। एड्स के लिए एक टैबलेट देते हैं भाई साहब, जिसको एड्स होता है उसको एक टैबलेट देते हैं AZT, AZD, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, ये किसकी? एड्स की औषधि है। कोई उपचार नहीं, बचाव ही उपचार है एड्स का। एड्स की एक खास बात ध्यान रखना, ये आनुवांशिक रोग भी है। क्यों? क्योंकि माँ से बच्चे में जा सकता है। पिता को यदि HIV है, माँ में गया, माँ से फिर बच्चे में चला जाएगा। तो ये एक ऐसा काम है जिसके कारण ये आनुवांशिक रोग हो जाता है, एड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, आनुवांशिक रोग की श्रेणी में आ जाता है जब माँ से बच्चे में जाता है। अच्छा, फैलता क्यों है? संक्रमित खून से, असुरक्षित यौन संबंध से। किसी ने क्या किया? एड्स HIV पॉजिटिव है और किसी के सेविंग की, कट लग गया, वो खून उस ब्लेड पे रह गया, उसी ब्लेड से किसी और के सेविंग कर दी और उसके ब्लड से जुड़ गया, HIV हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा HIV के बारे में। फिर खास बात है कुछ और है तो देख लेते हैं इसमें। पीलिया, पीलिया को जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है, पीलिया को और क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, और एक बोलते हैं हिपेटाइटिस। पीलिया को और क्या बोलते हैं? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। हिपेटाइटिस वायरस से होता है। देखो, नाम जो रोग है ना उसी की वायरस से ही होता है। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस से होता है। A प्रकार का, B प्रकार का, C, D, E प्रकार का, 5 प्रकार के हिपेटाइटिस होते हैं। B और C किससे होते हैं? संक्रमित खून से होते हैं। B और C खून से होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे, HIV से कौन सा रोग होता है? आप तो पढ़ते हो, उन कोई बात हो, सीधा HIV लिखा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हाँ भाई, HIV होगा, मतलब एड्स होगा नहीं। HEV, हेमो हिपेटाइटिस E वायरस से होता है, यानी हिपोटाइटिस E होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। पोलियो, पोलियो के बारे में ध्यान रखना क्या? ये ध्यान रखा, हिपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। हिपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। पोलियो, पोलियो के बारे में ध्यान रखना, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। पोलियो, पोलियो के 2 प्रकार के टीके लगते हैं, इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन, IPV और OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इन टीकों की खोज की थी साल्क और सेबिन ने, साल्क और सेबिन ने खोज की थी। ठीक है, पोलियो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो में आपके जो तंत्रिका, लकवा मार जाता है पूरी बॉडी को। 2014 के बाद पोलियो मुक्त घोषित हो गया भारत। ठीक है, 2014 से भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया। अब कोई नया रोगी प्राप्त नहीं हुआ, पहले थे वो थे, इसके बाद 2014 के बाद कोई नया रोगी प्राप्त ही नहीं हुआ। तो ये 2 प्रकार की, इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन यानी टीका लगता है, और दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। खोज किसने की? साल्क और सेबिन ने। पोलियो वायरस से होता है। ठीक है साहब। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ध्यान रखना, ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है। ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, ध्यान रखना इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फ्लू शब्द जहां कहीं भी आए वायरस से ही होगा। फ्लू, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू, वायरस से। ठीक है साहब। चेचक, वेरियोला वायरस से। चेचक वेरियोला वायरस से, इसका टीका था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। सबसे पहले टीका किसका बना था? ध्यान रखना, चेचक का। यदि आपसे एग्जाम पूछे किस रोग का सबसे पहले टीका बना था? चेचक का। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, ठीक है साहब। फिर आता डेंगू, छोटी माता भी ध्यान रखना, वेरियोला फैमिली से ही होती है। डेंगू और खसरा। डेंगू को थोड़ा देख लो भाई, डेंगू है ना, तुम लोग ध्यान रखते नहीं हो। डेंगू वायरस से होता है, ध्यान रखना। वायरस कौन सा? अरबो वायरस। अरबों को डेंगू होता है, ऐसे याद कर लो, अरबो वायरस। डेंगू किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। इसको फैलाता कौन है भाई?
तो मादा एंडीज मच्छर। तो डेंगू फैलाती कौन है? एंडीज मच्छर। डेंगू कौन फैलाता है? एंडीज मच्छर। मादा है, मादा ही फैलाती है, पुरुष नहीं फैलाते बेचारे। तो ये मादा एंडीज मच्छर, नर नहीं फैलाता, मादा ही फैलाती है, मादा एंडीज मच्छर। डेंगू वायरस से होता है। ये क्या करता है? प्लेटलेट्स को कम करता है। मैंने बताया पहले आपको क्लासों में कि डेंगू रुधिर पट्टिकाणुओं की संख्या क्या करता है? कम करता है ना? प्लेटलेट्स कम पड़ जाते हैं डेंगू रोग में। फिर आपको कहते हैं कि साहब पपीते के पत्ते पियो, खाओ, जो भी। खसरा रोग, रूबेला वायरस, ठीक है। शरीर पर हल्के हल्के चकत्ते बन जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल पड़ जाता है, तो रूबेला वायरस से खसरा होता है, ध्यान रखना। ओरी होती है ना, ओरी, ओरी को खसरा कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है विषाणु जनित रोग। फिर होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। जैसे अमीबा सुने होंगे आपको, प्लाज्मोडियम सुना होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग। आप तो याद करो, पापा काम पे सोते हैं। कौन सोते हैं भाई? पापा। अपन तो सोते ही नहीं, अपन तो पढ़ाते हैं। पापा कहाँ सोते हैं? काम पे। तो पा से पायरिया, पा, पायरिया। का मतलब काला अजार, अजगर कैसा है? काला, तो काला अजार। म से मलेरिया। पे से पैचिस। सोते हैं का मतलब निद्रा रोग, बार बार नींद आती है, नींद ही नींद आती है बस। ये सारे रोग किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। अब इसमें खास बात आपको क्या ध्यान रखनी, मलेरिया के बारे में मैं बताऊंगा अलग से आपको। कुछ और चीजें हैं, वो भी देख लो। देखो, काला अजार, ये किससे होता है? लिस वोनी और डोनोवोनी। काला है, डॉन है, अजगर है। लिस वोनी और डोनोवोनी, याद रह जाएगा। लिस वोनियो, डोनोवोनी। डॉन कैसा है? डोनोवेनी। डोनोवेनी, डॉन कैसा है? काला है। इसे याद रह जाएगा, ठीक है साहब। ये बालू मक्खी से फैलता है। जो मिट्टी में मक्खियां पाई जाती है ना, बालू मक्खी। घरेलू मक्खी अलग चीज है, घरेलू मक्खी हैजा फैलाती है। जो घरों में मक्खियां आती है ना, इसको बोलते हैं घरेलू मक्खी, ये हैजा फैलाती है। जबकि ये जो बालू मक्खी है, ये क्या फैलाती है? काला आजार। मलेरिया अलग से करेंगे। निद्रा रोग, ये सीसी मक्खी फैलाती है, सीसी मक्खी। मतलब समुद्र के किनारे पे पाई जाती है सीसी मक्खी, वो फैलाती निद्रा रोग। मलेरिया के बारे में कुछ खास बात है, सुन लो भाई। प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है ये मलेरिया? प्लाज्मोडियम से ही होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है साहब, हमने ध्यान रख ली। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, जो मलेरिया है, ये मलेरिया फैलाता कौन है? वाहक कौन होता है इसका? मलेरिया एक मच्छर होता है। इस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। माना एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया की जो वाहक होती कौन होती? मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, ठीक है साहब। मलेरिया के बारे में और खास बात क्या, जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, ये गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं, इनका लार्वा पैदा होता है, ठीक है। तो ये लार्वा बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए पानी को सुरक्षित रखें, साफ रखें, कहीं इकट्ठा होने ना दें, ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। गाँव में पहले मच्छर नहीं हुआ करते थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जो पानी इकट्ठा कम होता, पहले पानी था कहाँ राजस्थान में? कम ही था। अब तो पानी के संसाधन बढ़ गए, तो पहले पानी इकट्ठा करने के संसाधन कम, तो मच्छर कम। अब पानी ज्यादा इकट्ठा होने लग गया, तो मच्छर ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये सुख सुविधाओं के साथ समस्याएं भी होती है, ध्यान रखिएगा। अब पहले जो लेट बात होते थे, वो पहले होते ही नहीं थे, तो वो खुले में जाते थे, तो खुले में जाते तो क्या होता था? वो बिल्कुल जो, मतलब पहले जगह बहुत हुआ करती थी भाई, अब तो जगह कहाँ है? घरों में लेट बात बना दिया, अब क्या हो गया? तो पानी इकट्ठा करना पड़ता है, तो पानी इकट्ठा करोगे तो फिर मच्छर पैदा होंगे, तो मच्छर की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये है बात। मादा एनाफ्लीज मलेरिया का इलाज, मलेरिया के इलाज के लिए गोली देते हैं, उस गोली का नाम है कुनैन। कुनैन आपने सुना हो, क्लोरोक्विनोन। तो ये कुनैन गोली है, ध्यान रखना। भारत इसका निर्यात करता है। तो मलेरिया के लिए जो औषधि होती है, उसका नाम है कुनैन। और ये कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना नामक पादप से।
कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होती है। इसकी छाल होती है, इस छाल को कूट कूट के कुनैन बनाते हैं। मलेरिया की औषधि होती कुनैन। ठीक है साहब। और सुनो, मलेरिया क्या करता है? कंपकंपी पैदा करता है ना, चौथिया बुखार कहते हैं इसको, 4 दिन में आता है ये। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसको तोड़ता है। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होगा ना, ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? इस हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा। हीमोग्लोबिन टूट के किस में बनेगा? हीमोजोइन में। अब हीमोजोइन जैसे ही बनेगा तो ठंड उत्पन्न होगी भाई साहब। ऊपर से कितने ही आप ओढ़ लो, लेकिन कंपी छूटनी है तो वो छूटेगी। तो ये ध्यान रखना मलेरिया के बारे में। तो ये हो गए प्लाज्मोडियम से। कुछ कर्मी जनित रोग। कर्मी जनित रोग यानी हेलमंथीज डिजीज, हेलमंथीज, हेलमंथीज, हेलमंथीज रोग। हेलमंथीज रोग कौन से होते हैं? ऐसे जो कर्मी से फैलते हैं। कर्मी मतलब जो सामान्य तौर से आप देखते हो, एस्केरियसिस, एंटोरोबिया। तो एंटोरोबिया, अब आपको सर ये क्या है एंटोरोबिया? एंटोरोबिया, किसी को कुछ कहना हो ना, तेरे को एंटोरोबिया है क्या? एंटोरोबिया मतलब चुनिया रोग। खाते हैं कभी कभी, छोटों को तो खाते ही है। चुनिया रोग दूसरे। एंटोरोबिया हो गया। एस्केरियसिस, एस्केसियसिस रोग। नारू रोग अब तो खत्म हो गया है, पहले पहले था, है ना, ट्रिपेनम मेडियंसिस, नारू रोग। ये भी किससे होता था? एलमंथी से। एक होता है फाइलेरिया रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्टार लगा देना फाइलेरिया को। फाइलेरिया इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं हाथी पांव रोग। हाथी के समान पांव हो जाता है भाई साहब। हाथी पांव रोग या फाइलेरिया रोग। इस रोग में क्या होता है? हाथी रोग जिसको होता है ना, उसका पैर वगैरह सब फूल जाते हैं। इसका जो वाहक होता है, ये भी मक्खी होती, सॉरी मच्छर होता है। ये कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर। तो हाथी पांव या फाइलेरिया का वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर। तो ये ध्यान रखना, किससे? कृमि जनित रोग से। कुछ रोग ऐसे देख लो आप, रसायनों से भी होते हैं। पारे की अधिकता हो जाए शरीर में, पारे की। दूसरा, पारे को बोलते हैं मरकरी। कभी कभार क्या हो जाए शरीर में? पारे की या मरकरी की अधिकता हो जाए। ट्यूबलाइट में पारा भरा होता है, शरीर में चला जाए नुकसान करेगा, ध्यान रखना। दूसरा, कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से। तीसरा, फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से। चौथा, तांबे की अधिकता से, तांबा हो जाए शरीर में, बढ़ जाए तांबा। पांचवा, पारा होगा आर्सेनिक की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से। छठवां, नाइट्रेट की अधिकता से। अरे भाई कई बार आए हुए हैं एग्जाम, एग्जाम में ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, पारा जब शरीर में बढ़ जाए ना, तो मिनी माटा रोग। एक जगह है जापान की, उसका नाम है मिनी माटा। उसके नाम के आधार पर रखा मिनी माटा रोग। वहां पर क्या था कि पानी में पारे की मात्रा बढ़ गई, तो लोगों को मिनी माटा रोग हो गया। ठीक है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग। ये इटाई इटाई भी जगह है, इटाई इटाई रोग। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस, कुबड़ पट्टी रोग। आप कहते हो ना कुबड़ पट्टी, अजमेर नागौर का बेल्ट, कुबड़ पट्टी रोग। ठीक है सर। तांबे की अधिकता से या कॉपर की अधिकता से, वो होता है चेलकोसिस रोग। तांबे का प्रतीक क्या है? कॉपर। चेलकोसिस रोग या कैलकोसिस रोग। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग, पैर पूरा काला पड़ जाएगा। ब्लैक फुट रोग, पैर पूरा का पूरा कैसा पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता से, यदि शरीर में नाइट्रेट बढ़ जाए फिर क्या होगा? अब नाइट्रेट बढ़ जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा।
ब्लू बेबी, बेबी कैसी ब्लू सिंड्रोम। बस ये चीजें ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, गलगंड या घेंगा रोग, गलगंड या गोइटर या घेंगा रोग। ठीक है, ये ध्यान रखना रसायनों के प्रभाव से। एक कैंसर रोग के बारे में भी देख लेते हैं, रोग जब कर ही रहे हैं तो सब कर लेते हैं। कैंसर, कैंसर को ध्यान रखना, अबूर्त कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, गांठ कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं कैंसर को। कैंसर का अध्ययन जिस शाखा में होता है विज्ञान की, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहीं तो होता होगा, तो कैंसर का जो डिपार्टमेंट ही होता है ना, उसको बोलते हैं ऑन्को डिपार्टमेंट, यानी ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। ठीक है सर, कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। तो कैंसर के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, जीन, ऑन्कोजीन। ठीक है सर। कैंसर का जांच होता है पेप जांच, पेप, पेप टेस्ट या पेप जांच। ठीक है सर। कैंसर का इलाज होता है कीमोथेरेपी। कैसे थेरेपी, कीमोथेरेपी। कैंसर के इलाज में क्या उपयोग लेते हैं, ध्यान रखना, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, CO60, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए लेते हैं। तो ये मोटे तौर से ध्यान रखना। अबूर जांच क्यों, पैप जांच, कीमोथेरेपी, ये सब ध्यान। ब्रोंकोथेरेपी एक और होती है, ऑन्कोलॉजी, अबूर्त गांठ, कैंसर, कोबाल्ट 60 ध्यान रखना। ये हुई कैंसर की बात। कुछ रोग मैंने आपको वहां करवा दिए थे, किसमें, जेनेटिक्स में, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग एक तो ध्यान रखना हीमोफीलिया, दूसरा होता वर्णाधानता, तीसरा होता है सिकल सेल एनीमिया, जो अपन कर चुके हैं वहां पर, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कैसे हैं, आनुवांशिक रोग। मोटे तौर से आपसे पूछेंगे हीमोफीलिया या वर्णाधानता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर दिखता ही नहीं आपको, कलर ब्लाइंडनेस। देखो, हीमोफीलिया को बोलते हैं शाही रोग, रॉयल डिजीज। ये शाही लोगों को ही होती है भाई, या रॉयल डिजीज क्यों होती, क्योंकि ब्रिटिश राज घराना था ना, उस राजघराने को ये रोग हो रखा है, हीमोफीलिया। तो उसी आधार पर इसका नाम पड़ गया हीमोफीलिया या साई या रॉयल डिजीज। इस रोग में क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। एक चीज गांठ बांधने बात है, मैंने आपको जेनेटिक्स में बताई थी कि चाहे वर्णाधानता हो चाहे हीमोफीलिया हो, दोनों एक्स संलग्न रोग है। अब आपको गुरुजी एक्स संलग्न का मतलब क्या होता है, कि एक्स के ऊपर ये रोगाणु काम करता है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर, और एक्स महिला में ज्यादा होता है, एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक ही एक्स होता है, इसलिए पुरुष रोगी होते हैं, मादा वाहक होती है। तो एक्स संलग्न रोगों में क्या होती है, मादा वाहक वाहक होती है। इसी कारण से ब्रिटिश के घरानों में आज ज्यादातर क्या होते हैं, महिला शासिका बनती है, जैसे विक्टोरिया, एलिजाबेथ। उसका कारण यही था कि पुरुषों को क्या था, शाही रोग। अब कभी मीटिंग वीटिंग में गए, इनके इस केस लग गया तो खून ढुलता रहेगा, है ना। तो मादा वाहक होती है इसमें, पुरुष अधिकतर क्या होते हैं, रोगी होते हैं। इन दोनों में एक ही बात है भाई, वर्णाधानता है, कलर ब्लाइंडनेस, और इन दोनों में एक ही बात है, ये दोनों किस में होते हैं, मादा वाहक होते हैं, पुरुष रोगी होते हैं इसमें ज्यादातर, 90% के आसपास। ये तो बात हुई एस एक्स रोग की। ठीक है, हीमोफीलिया। एक ध्यान डालकर, रक्त थक्का क्यों नहीं जमता है, तो जो स्कंदन कारक होते हैं ना, देखो स्कंदन में भी ब्लड का थक्का जमता है, थक्के जमाने के लिए कई कारक काम करते हैं। तो स्कंदन कारक 8 होता है एक, ये 8 क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, या स्कंदन कारक 8 काम ही नहीं करता है, तो खून का थक्का नहीं जमता है। तो ये हीमोफीलिया में ध्यान रखना, शाही रोग, रॉयल कोड, खून का थक्का नहीं जमता, क्यों, क्योंकि स्कंदन कारक 8 कमजोर पड़ जाता है, या होता ही नहीं, काम नहीं करता। एक्स संलग्न रोग है, मादा वाहक होती है, पुरुष रोगी होता है। इस वर्णाधानता में भी क्या ध्यान रखना, वर्णाधानता में सेम चीज ध्यान रखना कि एक्स संलग्न रोग है, कलर का निर्धारण नहीं कर, रंग कौन सा पता ही नहीं भाई साहब। अब किसी पुलिस वाले की, ट्रैफिक पुलिस वाले की भर्ती कर दिया आपने, और कलर ब्लाइंडनेस आपने जांचा ही नहीं, तो क्या होगा, समस्या होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्णाधानता या कलर ब्लाइंडनेस ध्यान रखना, एक्स संलग्न रोग है, मादा वाहक होती है, पुरुष रोगी होते हैं, रंग का निर्धारण नहीं कर पाता है।
फिनाइल कीटोन्यूरिया, किडनी सही से काम नहीं करेगी इसमें, है ना। ये एन क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया का जमा होना शुरू हो जाता है। ये कौन सा, 22वें गुणसूत्र के प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये आनुवांशिक रोगों के बारे में ध्यान रखिएगा, हिमोफीलिया, वर्णनता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। कुछ चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, कौन सी, एक तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अधिकता से, पटाऊ 13वें, मर्जार कंदन 5वें 15वें में जुड़ जाएगा। ये मैंने जेनेटिक्स में करवाए हैं आपको रोग वाले, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, क्लाइनफेल्टर पुरुषों में, ये सब जेनेटिक्स में मैंने करवाया था। ठीक है, ये तो बात हुई रोगों की। तो रोग का चैप्टर बहुत बड़ा था, पहले जीवाणु पढ़ा अपन ने, जीवाणु में टप सीडी लाऊं सर जी, विषाणु में सांप पीकर डिकार मारी, प्रोटोजोआ पापा कहाँ पे सोते हैं। कवक जनित रोग, एक और चीज, कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, तो उसमें ध्यान रखना, गंजा दामाद खाए फ्रूट। शरीर में बाल की कमी हो जाए, बाल गिरने लग जाए, गंजापन, डैंड्रफ हो जाए, दाद, हाँ दाद के बारे में ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, दाद किससे होती, कवक से होती है। दमा, खाज खुजली, एथलीट फुट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, एथलीट फुट, ये किससे होते हैं, फंगस या फंजाई या कवक जनित रोग होते हैं, ये तो मानव रोग। तो मानव रोग वाले सारे चैप्टर क्लियर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, वापस देख लेना, इस क्लास को ढंग से देखना, बिल्कुल सरल चैप्टर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, समझने लायक बात है सिर्फ, और ट्रिक याद हो गई तो कभी गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको 20 टेस्ट उपलब्ध होंगे, वहाँ जाके आप जरूर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छा लेवल उसे बनाए गए एलडीसी के लिए। साइंस के लिए आपकी क्लासें निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, शुक्रिया।